स्टार्टिंग में हम लोग ब्लड मर्क्यूस को देखते हैं जो कि एक बोट पर चढ़ करके रिवर में किसी से मिलने जा रहा था। पर तभी सीन शिफ्ट होकर के हानफे और उसकी टीम क्विक स्टैंड पर आ जाती है, जहां पर वो लोग एम्परर की खराब तबीयत के लिए परेशान थे। तभी वहां वी जोंग आकर के बताता है कि ये सब जो हान स्टेट में हो रहा है वो एक चेस की गेम की तरह बिल्कुल नहीं है। अब इसको ठीक करने के लिए हमें कुछ ना कुछ दाव लगाना होगा और अब हमें अपने हर कदम को फूक फूक कर रखना होगा। तभी मिस जीनू वी जोंग से पूछती है कि आखिर वो किस चीज का दाव लगाने की बात कर रहा है। तो वी जोंग बताता है कि हम सभी लोगों को अपनी जिंदगी को हान स्टेट के लिए दाव पर लगाना होगा और जो जीतेगा हमारे और नाइटफॉल के बीच में वही हान स्टेट का फ्यूचर तय करेगा। तभी हानफे कहता है कि उसने नाइटफॉल की पावर को अंडर एस्टिमेट किया था, नहीं तो वो ऐसी सिचुएशन कभी भी नहीं आने देता। इस पर जी फेंग बताता है कि जनरल जी वुए और क्राउन प्रिंस जरूर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और उसके हिसाब से जनरल टियानजी के सहारे पूरी सिटी में दहशत फैला रहा है और इससे डायरेक्टली हानफे के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि हानफे क्रिमिनल ऑफ जस्टिस की पोजीशन पे है। इसके बाद वी जोंग बताता है कि अगर रॉयल फादर यानी एम्परर की मौत हो गई तो गद्दी पर आकर के क्राउन प्रिंस ही बैठ जाएगा और अगर वो किंग बन गया तो फिर जनरल की पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। पर मिस जीनू को ये बात समझ नहीं आती क्योंकि अभी भी जनरल के पास बहुत ज्यादा पावर है और एम्परर उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। फिर भी एम्परर को मारने की वो क्यों सोचेगा? अगर गद्दी पर कोई और भी बैठ जाएगा तो इससे जनरल को क्या फायदा होने वाला है? पर इस पर हानफे बताता है कि अभी भी जनरल के कुछ पॉलिटिकल एनिमीज हैं, जिनमें से हानफे खुद, उसका फोर्थ ब्रदर और प्राइम मिनिस्टर मेन है, जो जनरल को उसकी मनमानी करने से हमेशा रोक देते हैं और उसके फादर को इस बात की भनक पहले ही लग चुकी थी। इसीलिए उन्होंने पावर को दो इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड किया है, जिसमें एक तरफ जनरल और उसके साथी हैं और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर हानफे और फोर्थ प्रिंस हैं। फिर जी फेंग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता है कि शायद क्राउन प्रिंस को कैद करना कोई सिर्फ एक नाटक हो सकता है जिसकी कमांड को जनरल संभाल रहा हो। पर हानफे कहता है कि हो सकता है कि ये नाटक रियलिटी में बदल जाए और क्राउन प्रिंस को कुछ हो जाए, लेकिन इससे फायदा किसको होगा? पर तभी हानफे के दिमाग में फोर्थ प्रिंस का नाम आ जाता है, जो क्राउन प्रिंस के बाद किंग की पोजीशन के लिए सबसे ज्यादा एलिजिबल है। लेकिन फिर हानफे कहता है कि वो ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं होने देगा। पर वी जोंग उसकी बात को काट देता है और कहता है कि हानफे के पास और कोई चॉइस नहीं बची है, क्योंकि अगर हानफे ने क्राउन प्रिंस को नहीं बचाया तो सारा इल्जाम उसके सर पर आ जाएगा और उसकी क्रिमिनल ऑफ जस्टिस की पोजीशन भी चली जाएगी। और दूसरी तरफ अगर क्राउन प्रिंस किंग बन गया तो वो वैसे भी जनरल के कहने पर हानफे को रास्ते से हटवा देगा। फिर मिस जीनू कहती हैं कि हानफे अब ऐसी सिचुएशन में फंस चुका है कि वो जो भी कदम उठाएगा वो उसके लिए गलत ही साबित होगा। तभी वी जोंग कहता है कि शायद इसी टेंशन में हानफे अभी वाइन का ग्लास पकड़े हुए है और उसमें से उसने एक भी घूंट वाइन नहीं पी है। पर वी जोंग की ये बात सुन करके हानफे उस पूरी वाइन की ग्लास को एक ही सांस में खाली कर देता है और कहता है कि भले ही अभी ऐसा लग रहा हो कि हम सब पजल में फंस चुके हैं, पर अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो उसके पास इन सब चीजों का सॉल्यूशन है और भले ही अभी वो पूरी तरीके से इस सिचुएशन में फंसा हुआ हो, लेकिन वो इन सभी चीजों को बैलेंस कर सकता है। लेकिन वी जोंग को हानफे की ये बात सिर्फ मिथ्स लग रही थी और वो कहता है कि हानफे तुम इन बातों से अपने आप को तसल्ली जरूर दे सकते हो, लेकिन ये बातें तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आने वाली, क्योंकि अब तुम पूरी तरीके से फंस चुके हो और इस सिचुएशन से निकालना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। पर इस पर हानफे जीफांग को लेकर के वहां से जाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर बैलेंस कैसे किया जाता है। और फिर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। पर तभी हानफे फिर रुक जाता है और वी जोंग की कही गई बातों को काट कर उसे कहता है कि हान स्टेट कोई दाव पर लगाने वाला गेम नहीं है और हम इसे नॉर्मली चेस की गेम की तरह ही जीत सकते हैं, क्योंकि हमारे एनिमीज ने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें अपने पीछे छोड़ दी हैं। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर जनरल पर आता है, जहां पर इमराल्ड टाइगर हु उसे बता रहा था कि हानफे अब पूरी तरीके से उनके जाल में फंस चुका है और अब उसके बचने का चांस बिल्कुल भी नहीं है और अब वो जनरल के प्लान को भी बिगाड़ नहीं सकता। इवन हानफे अब खुद की भी जान नहीं बचा पाएगा।
ये सुनकर के जनरल खुश होने लगता है। फिर एमराल्ड टाइगर हू जनरल से अपने नेक्स्ट प्लान को स्टार्ट करने के लिए पूछता है, पर तभी वहाँ पर सोल्जर आकर उन्हें बताता है कि उससे मिलने के लिए फोर्थ प्रिंस आया है, जो सुनकर के जनरल और हू थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाते हैं। तभी वहाँ पर फोर्थ प्रिंस आ जाता है, जिसे देख करके जनरल उनसे यहाँ पर इतनी लेट नाइट आने का कारण पूछने लगता है। पर तभी सीन शिफ्ट होकर कुछ टाइम पहले आ जाता है, जहाँ फोर्थ प्रिंस से मिलने के लिए जी फेंग आया था, जिस पर फोर्थ प्रिंस उससे इतनी लेट नाइट आकर मिलने का कारण पूछता है। तो जी फेंग बताता है कि उसके पास एक बहुत जरूरी इमरजेंसी आ गई है और इसे अनदेखा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। फिर वो एक बॉक्स को निकाल करके प्रिंस को उसमें देखने के लिए कहता है। फिर उस बॉक्स में हम एक त्रिशूल की तरह एक वेपन को देखते हैं, लेकिन फोर्थ प्रिंस नहीं समझ पाता कि आखिर जी फेंग उसे ये क्यों दिखा रहा है। फिर जी फेंग बताता है कि अगर उसने फोर्थ प्रिंस की काइंडनेस के बदले फोर्थ प्रिंस की मदद नहीं की तो वो ये पजल कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिर वो आगे कहता है कि क्राउन प्रिंस ही हान स्टेट का सबसे बड़ा खजाना है और हम उसे किसी भी हालत में मरने नहीं दे सकते। और जनरल ने भी अपने किसी मकसद से ही इंपीरियल गार्ड्स को एम्पायर के पैलेस से हटा करके क्राउन प्रिंस के मेंशन के बाहर लगा दिया है और गार्ड्स के जाने के बाद टियानजी भी रॉयल पैलेस के आसपास दिखाई देने लगा है और इन दोनों बातों में कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता है। फिर वो फोर्थ प्रिंस को बता देता है कि उसके हिसाब से जनरल और टियानजी आपस में मिले हुए हैं। ये सुनकर के फोर्थ प्रिंस बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और जी फेंग को वार्न करता है कि वो बिना किसी सबूत के जनरल पर एक बहुत बड़ा इल्जाम ना लगाए। फिर जी फेंग बताता है कि वो अब पूरी तरीके से हेल्पलेस हो चुका है, इसीलिए वो बिना डरे सारी बात फोर्थ प्रिंस को बता रहा है और एक बार फोर्थ प्रिंस को इस बॉक्स में रखी चीज पर अच्छे से गौर करना होगा। तभी फोर्थ प्रिंस उस त्रिशूल को देखता है, जहां उसे एक चाइनीज वर्ड दिखाई देता है जिसका मतलब रूलर या किंग होता है। फिर फोर्थ प्रिंस कहता है कि क्या जी फेंग का मतलब यह है कि जीतने वाले को सब कुछ मिलेगा और हारने वाले को सिर्फ धूल, और फिर क्या जी फेंग हारने वाले की जगह फोर्थ प्रिंस को रखना चाहता है, जिस पर जी फेंग उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि वो ऐसी जुर्रत कभी नहीं करना चाहता। फिर फोर्थ प्रिंस उसे उठा करके पूछता है कि क्या ये क्वेश्चन करने के लिए उसे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने भेजा है या फिर हान फे ने, जिस पर जी फेंग कहता है कि ये उसने खुद ही अपने आप से पूछा है, ना कि उसे प्राइम मिनिस्टर ने भेजा है और ना ही हान फे ने। इसके बाद फोर्थ प्रिंस उसे अपनी एक्सप्लेनेशन देने के लिए कहते हैं, जिस पर जी फेंग बताता है कि प्राइम मिनिस्टर और हान फे एम्परर से मिलना चाहते थे, पर उन्हें गार्ड्स ने रोक लिया और उन्होंने कहा है कि एम्परर अभी बीमार हैं और उन्होंने खुद को एक रूम में बंद कर लिया है और वो किसी से भी बात नहीं करना चाहते हैं। जो सुन करके फोर्थ प्रिंस बुरी तरीके से घबरा जाता है और कहता है कि ऐसा क्या हो गया कि रॉयल फादर ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। फिर वो जी फेंग को इस बात को बताने के लिए उसका थैंक्स करता है और फिर वहाँ से सीधे जनरल के पास रवाना हो जाता है। सीन शिफ्ट होकर के प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर फोर्थ प्रिंस जनरल को पर्सनली पैलेस की केयर करने की जिम्मेदारी दे देता है और उसका ऑर्डर सुन करके जनरल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो मजबूर था प्रिंस की बात को मानने के लिए। सीन शिफ्ट होकर के वी जोंग पर आ जाता है, जहाँ पर मिस जीनू आकर के वी जोंग से पूछती हैं कि क्या वो हान फाई के होपफुल एटीट्यूड से बिल्कुल भी खुश नहीं है, जिस पर वी जोंग कहता है कि होप का मतलब होता है आशा होना और जो चीजों को सुधार सके, पर हान फे हर सिचुएशन को हल्के में ले लेता है, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर मिस जीनू कहती हैं कि क्या वी जोंग तुम हान फे की बातों से सहमत नहीं हो, जिस पर वी जोंग बताता है कि भले ही हान फे चारों ओर से मुसीबतों में फंसा हो, पर उसके पास अभी भी चांस है कि वो इन सब चीजों से बाहर निकल आए। जिस पर मिस जीनू थोड़ा सोच में पड़ जाती हैं, क्योंकि इसका मतलब हान स्टेट के किंग और क्राउन प्रिंस दोनों की जान अब शायद खतरे में है। फिर मिस जीनू कहती हैं कि अब हान फे को अपने आप को खुद ही बचाना होगा। फिर सीन शिफ्ट होकर वापस ब्लड मार्क्वेस पर आ जाता है, जहां वो बोट में एक दूसरे आदमी से मिलने आया था, जो खुद भी बोट पर सवार था, और फिर ये आदमी कोई और नहीं द क्लॉकमैन होता है। फिर सीन शिफ्ट होकर के यांग लिन पर आ जाता है, जो उस रूम में जा रही थी जहां पर हुंग लियान कैद थी। फिर हुंग लियान अपना खाना वहां से फेंकने लगती है और कहती है कि तुम लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं डरा सकते हो और मैं ये खराब खाना कभी भी नहीं खाऊंगी। फिर वो ये सब क्योशिमो से कह रही थी। फिर क्योशिमो उसके रूम से बाहर आ जाता है, लेकिन इसके बाद यान लियान उसके रूम में चली जाती है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।